नमस्कार, मैं राजेश कुमार, चंदन मेमोरियल विकलांग विकास समिति, गोसाईगंज, लखनऊ से। आज हमारा ऑडियो जो रहेगा वो है अल्पदृष्टि बाधित बच्चों हेतु कक्षा प्रबंधन, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर लो विजन चिल्ड्रन। छोटी सी कहानी बताता हूँ कि ईश्वर एक विशिष्ट शिक्षक है, मतलब ईश्वर एक शिक्षक का नाम है, तो एक स्पेशल एजुकेटर है। उनकी कक्षा में 2 अल्प दृष्टि बाधित बच्चे हैं। जैसे उनका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, का और खा दे सकते हैं। तो ईश्वर जो है का को कक्षा के अग्रिम पंक्ति पर स्थान देते हैं, बैठने के लिए आगे वाली पंक्ति में बिठाते हैं, जबकि खा को अपेक्षाकृत पीछे स्थान पर बिठाते हैं, यानी क्लासरूम के पीछे बिठाते हैं। ऐसा वह उन दोनों के अल्पदृष्टि के भिन्न प्रकृति के कारण, मतलब जो दृष्टि है उसमें जो का है उसकी दृष्टि में कुछ अलग प्रॉब्लम है, और जो खा है उसकी दृष्टि में कुछ अलग है। तो दोनों की दृष्टि में अंतर है, यानी कि दोनों की प्रकृति अलग है। तो का की दृष्टि, यानी का एक बच्चे का नाम हमने रखा है, तो का जो है की दृष्टि क्षेत्र प्रभावित होता है, यानी कि विजुअल फील्ड प्रभावित है, जबकि खा की जो है जो दृष्टि है वह विजुअल एक्विटी है, यानी कि एक तो दृष्टि क्षेत्र और दृष्टि तीक्ष्णता। का में दृष्टि क्षेत्र है और खा की दृष्टि तीक्ष्णता, विजुअल फील्ड और विजुअल एक्विटी है। ऐसा अल्प दृष्टि वाले बच्चों की कक्षा प्रबंधन हेतु नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी कक्षा प्रबंधन के अनेक पहलू देखने को मिलते हैं या होते हैं, जिसको हम अलग अलग तरीके से प्रोसीजर में लाते हैं। तो हम बात करते हैं कि कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होती है। कक्षा प्रबंधन एक जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक या विद्यालय कक्षा आधारित वातावरण में छात्र एवं छात्राओं द्वारा उचित व्यवहार निर्माण को सुनिश्चित करता है। अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन कक्षा में एक विशिष्ट स्थान रखता है। अल्पदृष्टि या लो विज़न वाले बच्चों के लिए कक्षा में सर्वप्रथम बैठने की व्यवस्था का उचित ध्यान देना पड़ता है। मान लीजिए अगर बच्चे की परिधीय दृष्टि क्षीण तथा केंद्रीय दृष्टि सामान्य स्तर की है, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल विज़न जो है, और परिधि यानी कि पेरिफेरल दृष्टि या विज़न से हम समझते हैं। तो यदि केंद्रीय दृष्टि सामान्य स्तर की है तो बच्चे को कक्षा में पीछे बैठाया जाए। यदि यानी कि उसकी पेरिफेरल, यदि उसमें विज़न लॉस है और सेंट्रल विज़न नॉर्मल है, तो उसे हम उस बच्चे को हम कक्षा में पीछे बैठाया जा सकता है, जिससे उसके दृष्टि क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर बच्चे की केंद्रीय दृष्टि क्षेत्र या क्षीण है दृष्टि, यानी कि सेंट्रल विज़न लॉस है, और पेरिफेरल विज़न सामान्य है, पेरिफेरल यानी परिधीय दृष्टि सामान्य स्तर की है, तो उसको कक्षा में उचित स्थान पर बैठाया जाए।
इस प्रकार के बच्चों के लिए फर्नीचर भी अलग तरह के होते हैं, जिससे उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस प्रकार के प्रबंधन को अल्पदृष्टि यानी कि लो विजन बच्चों हेतु कक्षा प्रबंधन कहते हैं। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको आया भी होगा समझ में। अब हम इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? कक्षा प्रबंधन प्रविधियों को प्रविधि जो है को लागू करने का उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं में शैक्षिक सहभागिता बढ़ाने तथा साथ ही उनमें समाज परक व्यवहार को प्रोत्साहित करने से मतलब निकलता है या होता है। प्रोत्साहित करने से होता है कि मतलब इसका उद्देश्य मेन क्या है कि एक तो शैक्षिक सहभागिता बढ़ जाए और व्यवहार कुशल हो जाए बच्चे, तभी हम कक्षा प्रबंधन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे कि अल्पदृष्टि बच्चों के संदर्भ में और कैसे कक्षा प्रबंधन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखते हैं, अल्पदृष्टि बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे अल्पदृष्टि बच्चे की कक्षा में बैठने की व्यवस्था अल्पदृष्टि क्षति के अनुरूप होनी चाहिए, जो मतलब सामान्य बच्चे हैं के अनुरूप होनी चाहिए, सामान्य बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए इन लोगों की। तथा इस प्रकार के बच्चों के लिए फर्नीचर तथा प्रकाशीय स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बच्चों को कक्षा के लिए उचित प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तथा प्रकाश की व्यवस्था कक्षा में पीछे से होनी चाहिए, ताकि बच्चों को चमक की समस्या ना हो। मतलब जैसे वाइट बोर्ड लगा होता है या ब्लैक बोर्ड लगा होता है तो उसमें शाइनिंग ज़्यादा ना, चमक ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से उसे अल्पदृष्टिबाधित बच्चों को देखने में कठिनाई हो। बैठने में बच्चों के लिए समुचित स्थान वाला डेस्क तथा सहायक उपकरणों की उपलब्धता का भी स्थान होना आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जो सहायक उपकरण हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हो सके, ताकि उनका शैक्षिक कार्य है या शैक्षिक सहभागिता है उसमें दिक्कत ना हो या उनके उपकरण को हानि ना हो, टूट ना जाए अचानक। तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम उनकी डेस्क का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करते हैं, प्रबंधन अच्छी तरीके से करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे की कि इसमें जो प्रकाशीय स्थिति कैसी होनी चाहिए। प्रकाशीय स्रोत कक्षा में इस प्रकार हो कि यथासंभव पूरी कक्षा में लगभग एक समान प्रकाश हो सके। अब कैसे हो सकता है, इसका पहला पॉइंट हम चर्चा में लाते हैं। प्रकाशीय स्रोतों का ऊपर यानी कि सीलिंग पर समान रूप से लगाना या पीछे की तरफ लगाना बेहतर होता है। जहाँ जैसे हम सीलिंग फैन है तो वैसे ही हम सीलिंग लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर लगती है तो चमक नहीं होगी और अल्पदृष्टिबाधित बच्चे को परेशानी भी नहीं होगी। इसका दूसरा पॉइंट हो सकता है कि प्रकाशीय स्रोत प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। अगर नेचुरल लाइट है तब तो बहुत ही अच्छा है, और अगर कृत्रिम है तो मैंने बताया कि सीलिंग या दीवार के पीछे भी हम इसका प्रयोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कृत्रिम प्रकाशीय स्रोतों हेतु एलईडी लैंप का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। सीएफएल लैंप का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के चमक यानी कि ग्लेयर से बचाने का प्रयास होना चाहिए। खिड़कियां बच्चों के पीछे होनी चाहिए। खिड़कियां जो है प्रायः बच्चों के पीछे वाली जो दीवार होती है उस पर होना चाहिए। प्रिंट, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, प्रिंट आकार से
कहीं ज़्यादा कंट्रास्ट, प्रिंट शैली तथा शब्दों व लाइन के मध्य रिक्त स्थान महत्वपूर्ण होता है। ये बातें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो रहेगा वो रंग है, कंट्रास्ट तथा चमक का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो रहेगा पॉइंट, विषय वस्तु तथा उसके पृष्ठभूमि का रंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे सामने या दाएं बाएं में खिड़कियों से प्रकाश बोर्ड पर चमक ला सकता है। तो खिड़कियां हमेशा पीछे लगाएं। अगर दाएं और बाएं लगाएंगे या सामने लगाएंगे तो या कोनों पे लगाएंगे तो उससे प्रकाश बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे चमक आ सकती है बोर्ड में। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि 1 या 2 पॉइंट की बात चलाते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट रहेगा, अल्प दृष्टि वाले बच्चे अधिक समय की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, देखने में कठिनाई होती है, इसलिए इनको थोड़े से अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। इसका दूसरा पॉइंट, अल्प दृष्टि बच्चे प्रायः या सामान्यतः बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो जिससे समय भी अधिक लगता है। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि समय प्रबंधन इनके लिए कितना आवश्यक होता है। अतिरिक्त समय इनको दिया जाना चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, कक्षा में अल्प दृष्टि बच्चों को समझना। ये कैसे हम अल्प दृष्टि बच्चों को समझेंगे, इसके बारे में कुछ चर्चा। एक अल्प दृष्टि बच्चे की भावनात्मक आवश्यकताएं किसी अन्य की तरह ही होती हैं। वह शिक्षकों और साथियों द्वारा पसंद किया जाना चाहता है, कि वो चाहता है कि हमको भी सामान्य बच्चों की तरह लोग समझें, बात करें, दोस्ती करें। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं, बच्चे के दृष्टि संबंधी समस्या को कक्षा में नहीं पूछें। बिल्कुल सही। अगर उससे पूछते हैं तो उसको आहत होता है कि ये हमारे लिए पता नहीं हमारी बेइज्जती कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमेशा बच्चों को उसके नाम से पुकारें, अलग अलग नामों से ना पुकारें। कभी कभी हम अपशब्द भी बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी नियम या अनुशासन सभी के लिए समान होने चाहिए। नियम और अनुशासन जो है ना, चाहे वो अल्प दृष्टि बाधित हो या सामान्य बच्चे हों, तो सभी के लिए जो नियम कानून है वो लगभग बराबर होने चाहिए। गैर मौखिक संप्रेषण का ज़्यादा उपयोग अल्प दृष्टि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। यदि अध्यापक ने, स्पेशल एजुकेटर ने सिर्फ ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का प्रयोग किया है, तो उससे ऐसे बच्चे शैक्षिक कार्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए लिखें और लिखने के साथ बोलने का कार्य भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि छात्र के चेहरे या कपड़े पर खाना या स्याही है नोटिस करते हैं तो उसे ज़रूर बताएं। लो विज़न बच्चा है, यदि खाना खाते समय उसके शर्ट में लग जाता है तो उसको ज़रूर बता दें कि ऐसी बात है। यदि लिख रहा है और स्याही पेन, जो इंक पेन होते हैं, जैसे स्याही वाले जिसमें होते हैं, अगर वो लग जाती है तो उसको एक बार बता दें। उसको हतोत्साहित ना करें कि यार कितना गंदा है, उसको ईज़ी गोइंग उसको बताएं। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से अल्प दृष्टि बाधित वाले बच्चे कक्षा प्रबंधन का उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से, और किस तरीके से हम अल्प दृष्टि बाधित बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन में लाइट यानी कि प्रकाश की स्थिति किस तरीके से ऐसे बच्चों को मददगार साबित हो सकती है, और सुगमता से पढ़ना चमक द्वारा बाधित हो सकता है। इस पक्ष को भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।